फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? वो है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सी, अभी जैसे पिछले एक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि पहले जो नाम आएगा वो हमेशा होगा किसका? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक, एंड दैट पर्सन वाज मोन्टेग्यू, और यहाँ पे वॉइसरॉय कौन थे? क्लेम्सफोर्ड। क्लियर? अब देखो इस एक्ट के जो मेजर पॉइंट्स थे वो क्या थे। सबसे पहला कि इस एक्ट में बात की गई किस चीज की? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की। द वेरी फर्स्ट थिंग जो इस एक्ट में जिसके ऊपर फोकस डालने की बात कर रहे थे ये ब्रिटिशर्स, वो क्या थी? दैट दे विल हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सेकंड थिंग, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन। अब देखो ये ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या है? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, जैसे कि आप देखते हो हर एक कंट्री में हमारी एम्बेसी भी होती है। इंडियन एम्बेसी है, आप यूएस में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, किसी भी कंट्री में वहां पे आपको क्या मिलेगी? हमारी इंडियन एम्बेसी। ठीक है, इसी तरीके से यूएसए की एम्बेसी जो है वो इंडिया में कहाँ पे है? दिल्ली में है। पाकिस्तान की भी दिल्ली में है हमारे यहाँ पे एम्बेसी। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो है वो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, इंडिया में कहाँ पे मिलती हैं एम्बेसीज? दिल्ली में। ठीक है, अब ये मैंने एम्बेसी के बारे में आपको क्यों बताया? अब देखो एम्बेसी के बारे में इसलिए मैंने आपको बताया है कि हम अब बात कर रहे हैं ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन लंदन। अब इस जिस चीज को हम लोग एम्बेसी बोलते हैं उस चीज को ब्रिटेन में क्या बोला जाता है? ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। ठीक है, तो आज जो हमारी इंडियन एम्बेसी जो लंदन में है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इसमें एक्ट में जो आया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट वाज योर इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस्ड बाय अपर हाउस एंड लोअर हाउस। मतलब कि देखो जो हमारा लेजिस्लेचर था, मतलब जो पार्लियामेंट था, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया जो कि आज भी एट प्रेजेंट है। जैसे कि आपका अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इस तरीके से जो था हमारा पार्लियामेंट, अब उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, बाय कैमरल। इसका मतलब ये होता है, मतलब एक तरफ आपका लोकसभा और दूसरी तरफ आपका राज्यसभा। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट चीज जो इसमें आई वो ये कि भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, देखो जैसे पिछले एक्ट में मैंने आपको बताया 1909 में, ठीक है, मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स जिसे बोला जाता था, उसमें मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया? लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ व्हाट? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल किया हमारी सोसाइटी को। मतलब स्पेशल कम्युनल ये रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, किसको? मुस्लिम्स को। अब सिमिलरली जो वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, अब इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से तो इनमें इंडियन सोसाइटी में रिफ्ट तो आ ही रहा है, मतलब दरार तो आ ही गई है, अब इसको और हम गहरा करते हैं दरार को। ठीक है, और नफरत लाते हैं इनके बीच में इंडियन सोसाइटी में। वो कैसे? इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी उसे एक्सटेंड किया किस किस को? सिख्स को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और मुस्लिम्स को और ज्यादा दी। ठीक है, अब तो पहले जो थी वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए दी गई थी, लेकिन अब इन्होंने बोला नहीं, अब हम सिख्स को भी देंगे और क्रिश्चियंस को भी देंगे। ठीक है, और एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। एंग्लो इंडियंस वो इंडियंस होते हैं जिसमें आइदर ऑफ द पेरेंट, मतलब माँ या बाप में से कोई भी एक ब्रिटिशर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो है डायरकी जो थी प्रोविंसेस में।
by dividing subject of administration between official members and elected members, created सेंटर स्टेट रिलेशंस। मतलब देखो इन्होंने अब क्या किया, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया और साथ में बोला कि अब से ये सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे एट प्रेजेंट स्टेट, हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हमारे सेंट्रल सब्जेक्ट्स भी होते हैं और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में भी होते हैं, जिसके ऊपर दोनों में से कोई भी अपना चला सकता है। लेकिन बाई चांस अगर कभी भी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को लेके अगर कन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, तो हमेशा सेंटर की चलेगी। तो उसी तरीके से जो अब एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिवीजन की गई कि हाँ भाई अब ये जो है, अब थोड़े से सब्जेक्ट्स को क्या किया जाएगा, थोड़ा स्टेट और सेंटर के हिसाब से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिशमेंट की गई। अब साथ ही साथ जो लास्ट इस एक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, क्रिएटेड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926। ठीक है, अब ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप आज भी देखते हो, जो हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं, जो कि एक गस्टेड ऑफिसर पोस्ट के एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्ट अगर आप स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो आप डायरेक्ट डीएसपी लगोगे या तहसीलदार लगोगे, इस टाइप से। ठीक, तो ये इसके बारे में, या फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि यूपीएससी है हमारा। ठीक, तो जैसे ही आप यूपीएससी के एग्जाम देते हो, यू आर डायरेक्टली पोस्टेड एज एसडीएम और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह से। तो ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसकी जो नींव रखी गई वो किस एक्ट में रखी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब देखो लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस एक्ट का जो मेजर पॉइंट था वो क्या था, नेशनल पार्लियामेंट जो था उसे 2 काउंसिल्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से, स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और दूसरा, द लेजिस्लेटिव असेंबली वुड हैव 144 मेंबर्स टू हुम 103 वुड बी इलेक्टेड। मतलब टोटल 144 स्ट्रेंथ होगी, लेकिन उसमें से जो 103 लोग होंगे वो क्या होंगे, इलेक्टेड। ठीक है, द टू हाउसेज वुड पास लॉज एंड टॉक अबाउट द बजट। बजट के बारे में कौन डिस्कस करेगा, ये जो 2 हाउसेज हैं ये लॉज भी बनाएंगे और बजट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली द वाइसरॉय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड वीटो, मतलब ब्लॉक एनी डिसीजन एंड ब्रिंग इन एनी लॉ ही thought necessary. Provincial legislative councils the majority of members to be elected. मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। अब देखो फाइनली इस एक्ट के मेजर पॉइंट्स क्या थे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना, दूसरा ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर खोला गया, कहाँ पे, लंदन में। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस एक्ट का, बाइकैमलरिज्म, मतलब कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसको इन्होंने, आई मीन सॉरी, ये जो लेजिस्लेटिव था, लेजिस्लेचर जो था उसको 2 हाउसेज में डिवाइड किया गया, वन इज योर अपर हाउस एंड सेकंड वन इज योर लोअर हाउस, यानी राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, इस टाइप से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो एक्सटेंड की गई, किसको, सिक्स क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस, और मुस्लिम्स को तो और ज्यादा दे दी गई। ठीक है, डायरकी जो थी वो की गई बाय डिवाइडिंग सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन ऑफिशियल मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स के बीच में, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क किया गया। इससे क्या प्रूव किया गया, इससे क्या चीज और नई इस्टेब्लिश की गई, यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर आपको कल को सवाल आता है कि अंडर विच एक्ट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड, तो दैट वाज योर Government of India Act 1919, and the last important point regarding this act was created Central Public Service Commission in 1926. So guys, ये था सारा इस एक्ट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लस इस एक्ट के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड किया होगा, आप उधर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पीडीएफ फाइल को। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।